Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper for NEET examination. जैसा कि आपको पता है कि नीट की अब एग्जामिनेशन आने वाली है मई में, और मैं आपको ऐसे 13 पेपर डाल चुका हूँ। आज मैं आपको 14 पेपर अपलोड करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और कुछ बेसिक कंसेप्ट जिससे आप ये पेपर सॉल्व करते हो ना, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज या बेसिक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर अपलोड कर रहा हूँ 14। देखो, पेपर नंबर 14 फॉर नीट एग्जामिनेशन मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। इसकी की भी डाल रहा हूँ आपको, फिर एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूँ। ये पेपर और ये इसकी की कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट प्रोडक्ट अबाउट द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक KMnO4। अब आप ध्यान रखना कि एसिडिक KMnO4 क्लीवेज ऑक्सीडेशन करता है इन केस ऑफ एल्कीन और एल्काइन। यदि आपके पास में, अब ध्यान रखना, क्लीवेज ऑक्सीडेशन मतलब बता दूं आपको, जैसे ये एल्कीन या एल्काइन है तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और क्या जोड़ देगा, ऑक्सीजन। अब फिर आप समझिए, यदि प्रोडक्ट आपके पास में एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड का मतलब एल्कीन पी स्ट्रक्चर पर, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना किसमें, क्योंकि एल्डिहाइड तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड में। फिर वापस यदि आपके पास में प्रोडक्ट पर्टिकुलरली फॉर्मिक एसिड हो, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हिडन एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। ये इसके बारे में कंसेप्ट है। तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्लीवेज ऑक्सीडेशन शो करेंगे। KMnO4 एसिडिक KMnO4 थे और हीटिंग भी कर रखा है, ठीक। तो देखो आपको समझाता हूँ। पहले प्रोडक्ट में ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कार्बन तो बदल जाएगी, ये जो जैसे कार्बन था आपके पास में, ये कार्बन बदल जाएगी। तो आप इस पर एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस वैलेंसी पर, और एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके अंदर, एसिड में वापस। अच्छा, यदि पर्टिकुलरली फॉर्मिक एसिड बनता हो तो उसके अंदर क्या है, एक हिडन एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। अब आपको पता है कि एक कार्बन पर दो वाटर OH रह नहीं सकते, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट करके क्या बनाता है, CO2। तो सुनो, एक तो बनाओ इसका CO2, ये बना हुआ है, ठीक। दूसरा, एक इसको ब्रेक करो, एक ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा कीटोन। कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना है, ठीक है, जब तक कि विग्रस कंडीशन नहीं हो, नो ऑक्सीडेशन, ये कीटोन। और अब आपके पास में 1 2 3 कार्बन का, इधर देखो 1 2 3, तीन कार्बन CH2 इधर COH और इधर COH, तीन कार्बन CH2 COH। तो पहला प्रोडक्ट इसका मतलब सही लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से इसे भी ऑक्सीडाइज करो, तो एक तो ये तो कीटोन बनाओ, और दो कार्बन का क्या बनेगा, एसिड, एल्डिहाइड नहीं, ध्यान रखना यही गलती है, इनकरेक्ट। और समझा देता हूं, इसको भी आप ऑक्सीडाइज करो, इस बॉन्ड को क्लीवेज कर दो, तो CH2 दो COH आ जाएंगे आपके पास में। ये तो है आपके पास में कौन सा, CH2, और इधर भी COH आएगा और इधर भी COH, ये समझना है आपको। देखो CH2 और इधर भी COOH और ये COH। अब इसमें क्या और क्या खास बात थी वो सुनो। जब आपको पता है ना कि 1,1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनको हीट कर दिया जाए तो उनमें से एक मॉलिक्यूल CO2 फिर इलिमिनेट हो जाती है, और ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मेलोनिक एसिड था, किसमें बदल जाते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये भी सही लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, हीटिंग का साइन है। अच्छा, इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, CO2, सही लिखा हुआ है, इसलिए आपके पास में सेकंड इनकरेक्ट था। क्लियर। थर्ड वाले को ध्यान रखना, मेलोनिक एसिड बनता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके और CO2 इलिमिनेट करके और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखिए, टॉलन रिएजेंट विच विल डज नॉट गिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट के देखो आप ध्यान सुनो, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं, सबके सब वापस बताता हूं, सबके सब मोनोसैकेराइड, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी हुई है वैसे ग्लूकोज की क्या बनी हुई है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। बाकी आप एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ही तो है, सबके सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग। तो ये भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये भी देती है, ये एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो भी देता है। और अभी ये थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये जो फॉर्मिक एसिड है ये भी देता है इस टेस्ट को, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज है, एक हिडन एल्डिहाइड ग्रुप है, बस ये नहीं देगा। इस फॉर्मिक एसिड के अलावा और अदर कोई एल्केनोइक एसिड इस टेस्ट को नहीं देता है। तो आंसर आपका फर्स्ट आएगा इसके अंदर, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की ध्यान रखना, ठीक है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। तो देखो
हाँ, बाय द यूज ऑफ ब्रेडी रिएजेंट, नहीं ब्रेडी रिएजेंट दोनों के साथ 2,4-DNP समझते हो ना, दोनों के साथ ऑरेंज रेड क्रिस्टल बनाता है। बाय द यूज ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट, दोनों नहीं देंगे। आयोडोफॉर्म के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, एसिटाइल ग्रुप होना चाहिए, नहीं देगा। बाय द यूज ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, हाँ इससे कर सकते हो। फेलिंग सॉल्यूशन ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते। कौन देते हैं, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड। एंड बाय द यूज ऑफ NaHSCO3, उसमें बाइसल्फाइड से दोनों सॉल्ट बनाते हैं, तो आंसर है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें आप। दूसरा इसी तरह से, हाउ विल यू डिफरेंशिएट फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, तो बाय द यूज ऑफ ब्रेडी रिएजेंट नहीं कर सकते, बाय द यूज ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना आपके पास में एसिटल्डिहाइड, ये हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जिससे आपके पास में आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, बाय द यूज ऑफ हेलिंग सॉल्यूशन नहीं कर सकते ये दोनों में, तो आंसर क्या देंगे आप, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, 5 देखो एक बार ध्यान से। केमिकल काइनेटिक्स का एक ग्राफ बना हुआ है, पोटेंशियल डायग्राम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज एक्स, सही है। देखो अगर ध्यान से सुन लो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की, तो ये डिफरेंस है, कितना लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पर एक्स मार्क है, इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सही है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन इज वाई, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वाई, सही दे रखी है, ये रिएक्टेंट है और ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी, वाई, ये भी सही है स्टेटमेंट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जेड, ये भी सही है, ये प्रोडक्ट से ये वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड, ये भी सही है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एक्स प्लस वाई, ये गलत है, आप ध्यान रखना। एक्स तो क्या है, इसका डिफरेंस है, और वाई पूरा है ये, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स ही वैल्यू हो, इसलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को तो किसको कहते हैं आप, रिएक्टेंट की एनर्जी, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, इस पूरी एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड, जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आंसर 4 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इनिशियल इनिशियल प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन है 200 टॉर और बिकम हाफ, यानी आधा हो जाता है किसके अंदर, 20 सेकेंड के, तो ये 20 जो सेकेंड है इसका मतलब क्या है, ये हाफ लाइफ। ठीक है, दूसरे में, इन अनदर एक्सपेरिमेंट इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट टेकन 400, इनिशियल प्रेशर कितना लिया, 400 टॉर, इट बिकम हाफ इन 10 सेकेंड, इसका मतलब है कि ये जो हाफ लाइफ है, अब पहले 10 हाफ लाइफ कितनी देर रखी थी, 20, अब हाफ लाइफ कितनी हो गई, 10 सेकेंड। बोले साहब ऑर्डर बताओ, तो अब आपको एक लाइन पता है कि किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1, और आप गैसेस स्थिति में लिख सकते हो इनिशियल प्रेशर की पावर n-1। तो आप दो इक्वेशन बना लो, देखो बना देता हूं। प्रेशर दे रखा हो तो प्रेशर लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, तो हाफ लाइफ इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट अपॉन हाफ लाइफ इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल प्रेशर ऑफ एक्सपेरिमेंट सेकेंड अपॉन इनिशियल प्रेशर ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, उसकी पावर क्या लिखेंगे आप, n-1, n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर। अब रखो, फर्स्ट रिएक्शन में हाफ लाइफ कितनी दे रखी है आपको, 20, सेकंड में 10, इनिशियल प्रेशर सेकंड में कितना दे रखा है, देखो सेकंड में 400, और फर्स्ट में कितना दे रखा था, 200। लो जी, अब बिल्कुल सिंपल हो गया आपके पास में n-1, तो ये आ गया 2 = 2 की पावर n-1, एंड हेंस 1 = n-1, देयरफॉर n = 2, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर, आंसर सेकंड ऑर्डर की। तो ये हाफ लाइफ का रिलेशन है, आपको बता देता हूँ, ऑर्डर डिटर्मिनेशन में काम आती है। किसी भी स्पीशीज की हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर n-1, वेयर n क्या चीज है यहाँ पर, ऑर्डर। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट एंड एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट की दे रखी है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितनी, 150, और एल्यूमिनियम की दे रखी है, एल्यूमिनियम की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन है 191, ठीक है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जब मोलर की कोई बात करता है तो आप ध्यान रखना, एक मोल में जितने भी आयंस होते हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस, इसकी कितनी दे रखी थी, 191, दो है इसके अंदर 191, और सल्फेट के कितने 150 × 3 ऐड कर लो, ये तो क्या हो गई था अब आपके पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को यदि आप एक्स फैक्टर, इसका एक्स फैक्टर 6 है, उससे डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या आ जाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसलिए आंसर आएगा 4। चेक कर लेना आप। विच एक्वस सॉल्यूशन है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान रखना। 12th की
जो आपकी बुक है उसमें फिजिकल के 3 ही चैप्टर हैं। कौन कौन से? एक तो केमिकल काइनेटिक्स, जो ऊपर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक सॉल्यूशन, और एक आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसलिए वेटेज ज्यादा रहेगा इन 3 चैप्टरों का। ठीक है, बाकी सभी से पूछे जाते हैं। तो समझो, देखा आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ICRT। अच्छा, सी तो सब में सेम है, कंसंट्रेशन देखो 0.1 0.1 0.1 पॉइंट। ठीक है, अब आपको चेक करना है आई। अच्छा, आई के लिए, यूरिया के लिए तो 1 है, और इनके लिए 1 से ज्यादा। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, और एसिटिक एसिड कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना, एसिटिक एसिड में अल्फा 1 नहीं हो सकता, इसलिए अल्फा NaCl का क्या रहेगा? 1। और जितनी आई की वैल्यू ज्यादा आएंगे 2 लिख देंगे आप, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा था, 2 नहीं। क्वेश्चन 8 का आंसर आएगा आपके पास में NaCl, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ देखो, क्वेश्चन 9, आप बहुत से क्वेश्चन करते रहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इस तरह के क्वेश्चन भी किया करो, कुछ नहीं पूछा है, ध्यान रखना। इन विच स्पीसीज द रेशो ऑफ द एनर्जी एनर्जी ऑफ N3 से N4 सेल विल बी हायर। ठीक है, थर्ड से, यानी N1 और N3 की जो एनर्जी का रेशो है, एनर्जी रेशो किस किस स्पीसीज के ज्यादा होगा। तो अब आप ध्यान से सुनो, तो E इक्वल टू होता है आपके पास में -13.6, ऊपर लिखते हो Z² और नीचे क्या लिखते हो? N²। ठीक है, अब स्पीसीज जब सेम है तो Z भी कैंसिल हो जाएगा और 1/3 सबके लिए कॉमन, तो आंसर आएगा आपके पास में इक्वल। जैसे अब देखो, एक बार फिर समझा देता हूं, H के लिए ही बात करेंगे। तो H के लिए अपन बात करेंगे एनर्जी की, N=1 और N=3 में रेशो निकालना है सपोज। तो ये सब वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी, H भी 1 है, तो नीचे आ जाएगा आपके पास में 1, और ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9। ये किसके लिए आया आपके पास में? सपोज ये हाइड्रोजन के लिए। मैं कहता हूँ साहब मेरे को हीलियम के लिए बताओ, तो हीलियम में जेड तो कैंसिल हो जाएगा, और वही आंसर सबके लिए इक्वल, फोर्थ आंसर। तो थोड़ा ध्यान से किया ना, रेशो है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेड तो उसका कैंसिल हो जाता है, ये आपने कॉन्स्टेंट कर रखे हैं N1 और N3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्वांटम नंबर सेट फॉर द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। अब आपको पहले ध्यान होना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग किसको कहते हैं? लास्ट इनकमिंग को, ध्यान रखना, इसको कहते हैं लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। और कहां पर है वो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन? 3D में। फुल स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं 3D में। तो N की वैल्यू लिखेंगे आप 3, L की आपकी चॉइस है, L की वैल्यू कितने लिखेंगे? 2, L की वैल्यू 2, और M की वैल्यू आपकी चॉइस है -2 से कहां तक कर सकते हैं? +2 से। और S भी फिर आपकी चॉइस है, S के लिए प्लस आप या माइनस आप लिख सकते हो, वो चॉइस। ठीक है, तो N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, तो पहला ही ऑप्शन हो गया आपका, देखो। ठीक है, 3D में था वो डिफरेंशिएटिंग, और आउटर मोस्ट शेल 4s में होता है, ध्यान रखा करो। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं लास्ट इनकमिंग को, जो सबसे बाद में फिल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फॉलोइंग रिएक्शन कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने इस रिएक्शन को किया, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। अब ध्यान रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी QV किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको -90 किलो कैलोरी। अब आपसे पूछा है कि कैलकुलेट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर सेम है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी को क्या कहते हैं? डेल्टा H। इनमें रिलेशन है, डेल्टा H रिएक्शन के लिए डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। मैं इसको कई बार डाल चुका हूं, आप ध्यान रखना, पिछली साल तो नीट 23 के अंदर केवल ये रिलेशन ही पूछा था, इस बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखो। तो डेल्टा U दे रखा था -90 प्लस डेल्टा NgRT। चेक करो इस रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल है, रिएक्टेंट की तरफ 3 है, इसका मतलब आपके पास में डेल्टा Nj कितनी है? 1। R की वैल्यू कैलोरी में लिखेंगे 2, टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है? 300 किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये वैल्यू आपको किस में दे रखी है? किलो कैलोरी में। तो 90 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस से क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप चेक कर लेना चाहो तो, मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आपको बनाया है कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक कॉलम, उसका डायमीटर लिख रखा है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर है, और लेंथ कितनी है उसकी? 50 सेंटीमीटर, फिल्ड विथ 0.5 m सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखे 1000 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, कंडक्टेंस इक्वल्स, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट L/A। कंडक्टेंस दे रखी 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है 1000, ये दे रखी कंडक्टेंस।
लेंथ दे रखे आपको उस कॉलम की, ध्यान से देखो, लेंथ दे रखे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और इसका एरिया, कॉलम का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना, पाई की वैल्यू लिखेंगे, और आर ये डायमीटर है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर, इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5, उसका स्क्वायर, अब सोल्व कर लेना, आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, कॉलम का क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट pH of 0.002 m सॉल्यूशन ऑफ H3A एज्यूमिंग स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का 100% आयोनाइजेशन करेंगे, इसलिए H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन क्या होती है इसकी नॉर्मेलिटी के बराबर, यानी पॉइंट, ये वैल्यू दे रखा है 0.002 इंटू कितनी बार आयोनाइज होगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हो गई साहब 6 इंटू 10⁻³ इसका लेंगे आप माइनस लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 6 इंटू 10⁻³ तो आप क्या करना, 3 में से log 6 की वैल्यू कम कर देना, log 6 समझते हो, 2 इंटू 3, तो 2 की वैल्यू इतनी है, 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो 0.77 इसमें से कम कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा नियरली 2.23, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करो, ये आपके पास में क्वेश्चन था 13। क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन 14 समझिए। विच इलेक्ट्रॉन हैज लोएस्ट एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, अब फिर ध्यान से सुनो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 3.13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहां भी क्या कर दिया, ये तो ग्राउंड स्टेट कर दी, सबके लिए जेड चेक करो, जिसका लिए जेड की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, माइनस साइन लगा हुआ है, ध्यान रखना आप, इसके लिए जेड की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी सबसे कम, तो जेड किसमें ज्यादा होता है, लिथियम में, तो सबसे कम एनर्जी किसकी मिलेगी आपको, लिथियम की, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, when equal volume of pH2 and pH4 ionic equilibrium से are mixed to each other calculate pH of resultant solution। अब आप ध्यान रखो, जब आप एसिड को ऐड करोगे इक्वल वॉल्यूम लेके तो कंसंट्रेशन आप हो जाएगी, तो देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालते हैं, आपको समझा दूं, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ठीक है। तो पहले में pH2 का मतलब है कंसंट्रेशन है 0.01, वॉल्यूम कितना था V, दूसरे में कंसंट्रेशन है 0.0001, वॉल्यूम कितना है V, तो ये वैल्यू और डिवाइड कर देंगे आप 2V से, तो आपके पास में वैल्यू आई 0.0, सॉल्व कर देता हूँ, 01V अपॉन 2V, वॉल्यूम हो गया 2V से ये V कैंसिल, तो ये वैल्यू आती है 0.005 के आसपास, यानी 5 इंटू 10 की पावर कितना लिख दोगे, -3, तो 3 में से log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 कम कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.3 के आसपास, क्लियर। तो इसको थोड़ा ध्यान से किया करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 60 केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया है, और ये बताया है, आपको बता देता हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इक्विलिब्रियम, या बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, या गिवन कंडीशन पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसके लिए क्या किया करो, रिएक्शन क्वासेंट और इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसको कंपेयर कर लिया करो। तो देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 2.4 केसी दे रखा है, ये रिएक्शन लिख देता हूँ, A2A प्लस B गिव्स 3C प्लस D, तो आप इसका रिएक्शन क्वासेंट भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, C की कंसंट्रेशन की पावर 3 इंटू D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन B की कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन होती है साहब मोल पर लीटर, तो इन्होंने 1 2 3 और 3, यानी C के मोल कितने दे रखे हैं 3, उसकी पावर लिखेंगे मोल 3, और वॉल्यूम भी कितना है 3, ये कंसंट्रेशन है। इसी तरह से D की कितने मोल है 3, वॉल्यूम भी कितना है 3 कंटेनर का, ये इसकी कंसंट्रेशन है। ए के मोल कितने दे रखे हैं साहब आपके पास में 2, तो 2 की पावर करना 2, और कंसंट्रेशन वॉल्यूम क्या होता है 3 लीटर, तो 3 की 3 अपॉन फिर बी के नीचे लिख रहा हूँ, एक मोल है पावर 2 पावर 1, और कंसंट्रेशन कितनी 3, ठीक। तो अब आप देखो ये तो कैंसिल हो ही गए, ठीक है, तो आपके पास में कितना आ गया, ये 9 इंटू 3 यानी 27/4, तो ये वैल्यू करीब आती है 6 पॉइंट समथिंग, यानी ज्यादा आती है, और ये ज्यादा आती है तो रिएक्शन किधर हट जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, इससे वैल्यू रिएक्शन से ज्यादा, तो रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे चेक किया करो। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया क्वेश्चन है समझने का। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन इज प्लेनर, पहले बताओ मुझे प्लेनर किसको कहते हो, जिसके सभी एटम किसी एक प्लेन में, एक प्लेन का मतलब समझते हो ना 2D, यानी बोर्ड की प्लेन में,
जब किसी स्पीसीज के ऑल एटम्स लाई इन ए प्लेन, मतलब 2D में, तो उसको कहते हैं प्लेनर। जैसे पहले लिख रखा है अमोनिया, अमोनिया प्लेनर नहीं है क्योंकि टेट्राहेड्रल इसकी अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री है, इसलिए मैक्सिमम 3 एटम्स एक प्लेन में हो सकते हैं। जैसे इसको अमोनिया ऐसे समझो आप, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऊपर, तो मैं जब इसको प्लेन में लिखूंगा तो कितने एटम टच कर सकते हैं, मैक्सिमम 3, इसलिए नाइट्रोजन ऊपर, तो ये प्लेनर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है CH4, ये भी नहीं होगी, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि टेट्राहेड्रल प्लेन में नहीं होते हैं। 3 तो ये लिख दिया, और एक ऊपर या नीचे, ये भी नहीं हो सकती। आगे लिखा हुआ है ClF3। अब इस ClF3 की आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी थी। इस पर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है, आपको समझा देता हूँ। और ये इसका अरेंजमेंट है, ठीक है, ये इसका टी टेप का अरेंजमेंट है। अब आप ध्यान से देखो, यदि इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काटा जाए, ध्यान से देखना, इस प्लेन से काटा जाए, तो ये भी प्लेन के ऊपर ध्यान रखिए, और ये प्लेन के नीचे, ये दोनों यहीं पे समझा करो आप। इस प्लेन के अबो जो एक्सियल बॉन्ड है, वो एक तो प्लेन के ऊपर इस जगह था F, और एक प्लेन के नीचे, और मैं कहता हूं इसको, मैं तो ऐसे ही काट देता हूँ इसी प्लेन से, सब कट गए, एंड हेंस इट इज प्लेनर। ये प्लेनर। PF3 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें NF3 के जैसा है, बस sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 3 प्लेन में मैक्सिमम हो सकते हैं, फॉस्फोरस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े जाना। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना है। COEDTA -1, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सही है क्योंकि EDTA कैसा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा लिखा है फेजियल और मेरिडोनियल शो करते हैं आइसोमर, बिल्कुल सही। तो ये कहता है Ma3B3, तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, उनका एक स्पेशल नाम है फेसियल एंड मेरिडोनियल, सही है, आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन। ठीक है, दूसरा PTNH3, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, करेक्ट आंसर है, आपको समझा देता हूँ। ABCD कैसा है ये कि स्क्वायर प्लेनर, तो 3 ज्योमेट्रिकल कैसे बनाएंगे, ए के रेस्पेक्ट में एक बार इसको B ट्रांस कर लेना, C कर लेना, D कर लेना, ये भी सही है। नेक्स्ट है CrH2O Cl2Cl2 विच इन विच प्राइमरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इज 2, वो गलत है। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्विवेलेंट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के, और क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर, +4, एंड एज प्राइमरी वैलेंसी इज 4, ये इनकरेक्ट है इसके अंदर, इनकरेक्ट ही बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 चेक कीजिए, ये भी कोऑर्डिनेशन से लिया है, कोऑर्डिनेशन का विशेष तौर से ध्यान रखें, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। D&F कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये 3-4 टॉपिक इस बार इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो आइडेंटिफाई में इसमें कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, फिर इसमें से करेक्ट बताना है आपको। K2MnCl4 इज पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल। अब इस K2Mn4 में आपको समझा देता हूँ, Mn+2 में, जिसके अंदर 3D5 है, सभी लीगेंड आपको पता है वीक फील्ड लगे हुए हैं, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो आपको पता है वैसे भी आउटर वाले होते हैं, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाहर से बनेगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलेगी। ठीक है, क्या है, sp3, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सही लिखा हुआ है। दूसरा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम +3 में है, और ये +2 में, सही है। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होता है लिगेंड का और मेटल आयन का, उतनी CFSE ज्यादा होती है, तो यहाँ +3 है, यहाँ पर +2 है, ये भी सही लिखा हुआ है। दूसरा CuNH3 4SO4 इज ए डाईमैग्नेटिक एंड स्क्वायर प्लेनर, ये गलत है, स्क्वायर प्लेनर तो है, लेकिन आपको पता है कॉपर पे इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए एक क्या मिलेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा D में। हालांकि कुछ केमिस्ट कहते हैं वो एक्साइट होकर हाई एनर्जी में चला जाता है, यानी कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स तो स्क्वायर प्लेनर ही है, चाहे ऐसे लिखो या इस तरह से लिखिए, स्क्वायर प्लेनर ही लिखेंगे, लेकिन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये D ब्लू कलर का होता है, समझ गए, इंटेंस ब्लू कलर का होता है, जो कॉपर +2 के टेस्ट में भी काम आता है, ये ग्रुप नंबर 2 में बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, तो ये गलत था, इसमें क्या गलती थी, स्क्वायर प्लेनर की गलती नहीं थी, डाईमैग्नेटिक लिखना गलत था, पैरा है ये। फिर लिखा है पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल, सही है। तो इसमें ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसमें समझने की बात ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर ये जो Hg है ना, जब ये होता है डाइमेरिक फॉर्म में तब तो होता है मर्क्यूरस, और मोनोमेरिक फॉर्म में होता है ये +2 में, तो ये आपके पास में +2 में, ये -2 में, इसलिए कोबाल्ट पर क्या ऑक्सीजन स्टेट है, +2, टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके अंदर एक तो फर्स्ट सही, एक सेकंड सही, और कौन सा है, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही देखो। हाँ, वर्नर पोस्टुलेट यूज ऑफ द 2 टाइप ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी मेटल आयन, सही है, इन कॉम्प्लेक्स है, सही लाइन लिखी हुई है। जैसे सॉल्ट इज ऑर्नोमेटलिक कंपाउंड, जैसे सॉल्ट, ध्यान है ना, फर्स्ट ऑर्नोमेटलिक कंपाउंड आपको बता देता हूँ, PtCl3, और क्या चीज है यहाँ पर, इथाइलिन, ये जैसे सॉल्ट है, फर्स्ट ऑर्नोमेटलिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय जैसे, सही लिखा हुआ है। ठीक है, और मेटल कार्बोनिल्स,
पसेस बोथ सिग्मा एंड पाई, बिल्कुल, क्योंकि बैक बॉन्डिंग था, आपको पता है ना, कार्बोनिल के अंदर सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, लेकिन साथ में क्या करेक्टर आ जाते हैं, पाई के, बैक बॉन्डिंग की वजह से। सही, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 21। आइडेंटिफाई करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। पहले एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई, ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाएगा, ये बन रहा है, सही है। फिर क्या है, ड्राई आइस से रिएक्शन कराई, हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या बन जाएगा उसका, एसिड से याद करो, एसिड बन जाएगा, सही है। फिर दोनों सही हो गए, फिर लिख रखा है बी, सी ऑप्शन लिख रखा है बी, ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस बाई एसिडिक KMnO4। तो अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन भी था, क्लीवेज ऑक्सीडेशन कर देना, एल्डिहाइड बनेगा, उसको एसिड में ही बदल देना, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, पीरो डिटेल से, विच प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो आपको बता देता हूं, एक तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नॉन एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। इसका मतलब है कि इसकी हाईएस्ट एंथैल्पी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये एंडोथर्मिक है, ध्यान से देखो, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो प्रोसेस ओवलार एंडोथर्मिक। हीलियम भी एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, इसलिए ये भी क्या चीज है आपके पास में, एंडोथर्मिक। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और यहाँ पर सेकंड की वजह से, ये दो एक्सोथर्मिक थी, उसमें क्लोरीन आंसर देंगे, फ्लोरीन की कम होती है। ठीक, क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कोवेलेंट करेक्टर। एक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आप देखो एक बार ध्यान से, एक सोडियम, एक था मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन +4 में है, और एक PCl5 वो +5 में, ये क्लोराइड आयन है, ध्यान से देखो। तो फजान रूल निकाल के देखो, सबसे ज्यादा कोवेलेंट, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, कम 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 कम, फर्स्ट आंसर। कोवेलेंट नेचर, पोलराइजेशन पावर चेक कर लिया करो, और वैसे देखा करो नॉन मेटल और मेटल के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, फिर उसमें फजान रूल लगा के चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमंग द फॉलोइंग। ये पिछले साल भी आया था, आपको समझा देता हूँ, पिछले साल भी नाइट्रोजन का पूछा था, हो सकता है इस बार भी आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, तो ध्यान रखो। B2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब 14 तक हो तो आप ध्यान रखना sp मिक्सिंग होती है, इसलिए पाई की एनर्जी कम होती है, तो सही लिखा हुआ है। दूसरा, ये भी लाइन ये है, तो यहाँ पर ये जो लिख रखा है ना σ2pZ, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी एनर्जी कम नहीं होती, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पर आना चाहिए था, पाई की एनर्जी कम होती है, यही गलत है इनकरेक्ट में। ठीक है, C2 ये सही लिखा हुआ है, देखो पाई की एनर्जी, तो आप आंसर बोलेंगे इनकरेक्ट में सेकेंड ऑप्शन। इन विच कंपाउंड पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, किसमें, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग तो होती है, मैं आपको समझा दूं, लेकिन कौन सी होती है, पी पाई, क्योंकि इसके पास भी p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसलिए ये बैक बॉन्डिंग क्या बोली जाती है, पी पाई। अब इसके अंदर जो SiO2 है, सिलिका, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसमें मिलती है, वो आपको समझा देता हूँ। देखो ये सिलिका जो मॉलिक्यूल है ना, SiO2, ये मॉलिक्यूल नहीं है, कैसा है ये, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर का पॉलीमर है, ऐसे 3D, ऐसे सिलिकॉन की 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाओ। अब सिलिकॉन के पास आपको पता है एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं, ये रे 3D, और ऑक्सीजन के पास में फुलफिल्ड p ऑर्बिटल हैं, कंपेरेबल एनर्जी के, क्योंकि सिलिकॉन +4 में। तो इस साइड वाइज जो बॉन्डिंग बनती है, साइड वाइज बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड, जो कि आपके पास में किसमें मिलेगा, SiO2 में। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट विद अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सिस में, तो ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन +3 में। यहीं पे भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आयरन +2 का ध्यान रखना, +2 में फेरस मोर आयोनिक कंपाउंड एंड हेंस कैन आर नॉट प्रेसिपिटेट along with chromium +3 एल्यूमिनियम +3 इन ग्रुप नंबर थर्ड, तो +3 का है क्रोमियम आयरन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर एंड स्कैंडियम। ठीक है, तो मैक्सिमम किसके बराबर होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D + NS, तो वेनेडियम के पास में +6, क्रोमियम की वेनेडियम की सॉरी +5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D3 और 4s2, तो हाईएस्ट कितनी हो जाएंगी, +5। क्रोमियम की कितनी हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3D5 4s1, +6 तक हो जाएंगी। कॉपर डिस्प्रपोर्शनेट होता है, आप ध्यान रखना, कॉपर सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट, कॉपर +1, एंड इट्स की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाती है, +2। और आप ध्यान रखना कि कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 से मोर स्टेबल, इसलिए +2 तक, और स्कैंडियम +3। ठीक है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। विच ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीज इज मोस्ट एसिडिक, तो आप ध्यान से रखो, मोस्ट कोवेलेंट, मोस्ट एसिडिक, मोर आयोनिक, मोर बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 समझने का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 29 समझने का क्वेश्चन है, देखो इधर
क्वेश्चन 29 को ध्यान से दिखा रहा हूं आपको, सॉरी। क्वेश्चन 29 है, आपको करंट स्टेट बताना है। देखो इधर एक लिखा हुआ है CH2COO Na है वहां पर, उसको नेगेटिव लिख देता हूं, और COOH, एक तो ये तो फर्स्ट है, तीनों को समझिए आप। दूसरे में दोनों ही सोल्ट लिखे हुए हैं, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, और तीसरे में लिखा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2COO नेगेटिव। इनमें पूछा है कि साहब इनके अंदर बताना है कि डिकार्बोक्सिलेट किस में फास्ट होता है। तो आपको पता है कि सोडा लाइम डालते हैं उससे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो ये CO2 बाहर निकलती है और कार्ब एनायन बनता है। जैसे पहले में यदि डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो ये कार्ब एनायन बनेगा, इस CO2 को बाहर निकाल दो, ठीक है, एक लाइन। अब दूसरे की बात करते हैं, एक CO2 कहीं से भी बाहर निकाल दे तो दूसरे के अंदर ये बना। अब समझना आप, देखो दूसरे में ये बना, तो पहले का ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट है, और ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे की प्लस है, ये प्लस आई इफेक्ट है, एनायन के तो प्लस आई इफेक्ट होते हैं, इसलिए फर्स्ट मोर स्टेबल बजाय सेकंड से। इसका मतलब है कि फर्स्ट का डिकार्बोक्सिलेशन इजी होगा बजाय सेकंड से, तो फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन फास्टर देन सेकंड, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ था। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ थर्ड इज फास्टर देन सेकंड। अब देखो थर्ड में भी आप क्या करो, इस CO2 को बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, एनायन बनेगा, ये और भी बढ़िया स्टेबल, तो ग्रेजुलेंस में चला जाएगा, समझ गए। इसलिए थर्ड का और भी जल्दी, तो दोनों ही इसके अंदर सही है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 29 में बोथ आर करेक्ट। ध्यान रखना ये डिकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडा लाइम वाली एप्लीकेशन है, ये आपके आती रहती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 30, ये पूछा कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो देखो ये C6H5 तो है साहब आपके पास में बेंजीन, ये फिनोल बनाने के मेथड में भी है आपको बता दूं, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन है, क्यूमीन नाम है इसका। तो कॉमन नेम तो क्या है, क्यूमीन, और IUPAC नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड है, इस बार पूछ लिया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेंजीन, बेंजीन में डिजोल्व कर रखा है, उसका वेपर प्रेशर है 750 टॉर, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट का दे रखा है आपको इसी टेम्परेचर पर 760, मोलर मास बताना है। तो एग्जैक्ट मोलर मास के लिए आप इस फॉर्मूले को काम में लो, एग्जैक्ट एक मॉडिफाइड फॉर्मूला जिसमें एग्जैक्ट मोलर मास आ जाता है। ये किसका है, सॉल्यूट का, ये मोलर मास, ये उसका वेट था, ये उसका, और ये क्या चीज है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं रखता हूँ प्योर सॉल्वेंट का कितने दे रखा है, 760, सॉल्वेंट बेंजीन है, ध्यान रखना 760, सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 750, एग्जैक्ट के लिए इसको मॉडिफाइड कर दिया मैंने 750, बहुत सिंपल। कितना था, 5% का मतलब है 5 ग्राम था 100 में, इसलिए आपको पता है कि ये जो वेट है कितना रह गया सॉल्वेंट का 95, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास 78, और ये आपसे पूछा है कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी हो जाएगा 19, और ये 10/75, तो 71/75, इसको इससे 19 से 78 से मल्टीप्लाई कर 19 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट मोलर मास आ जाएगा, सोल्व करके देखो इसको, मेरे ख्याल से ये फोर्थ ऑप्शन है आपका, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, उसका आई दे रखा है आपको इन 2.5 लीटर, सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एट 27 डिग्री। अब देखो समझो आप, पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा था अब आपको, 0.75 लीटर ATM, आई की वैल्यू दे रखी है 2.47, कंसेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, मोल आपको निकालने, वॉल्यूम दे रखा है 2.5, ठीक है। आर की वैल्यू लिखेंगे लीटर ATM में 0.0821, और टेम्परेचर लिखेंगे केल्विन में। तो आप जब इस मोल सोल्व करेंगे तो ये लगभग कर जाएगा, अरे थोड़ा सा देखा करो इस पर रफली, समझ गए, ये वैल्यू हो जाती है 24.64, इसको डिवाइड कर लो आप कितने से, ये एन की वैल्यू मोल आ जाएंगे 0.75 को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, एन निकल जाएगा, नियरली आंसर आएगा आपके पास में 4.0308 मोल। क्लियर, क्वेश्चन 32 था ये, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 34, 33, बढ़िया क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट से अच्छा क्वेश्चन लिया है, आप थोड़ा सा इसको समझेंगे क्वेश्चन को, मोल कंसेप्ट से बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन 33, तो इक्वल वेट लिया है आपको एक्स का, उसका एटॉमिक मास है 36, और
एक y है, उसका एटॉमिक मास है 24, ठीक है, और ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं X2Y3। देन करेक्ट पूछना है, पहले समझो ये x प्लस वाई, इससे प्रोडक्ट बनाना है आपको X2Y3, पहले समझिए आप X2Y3 बनाना है। इसका मतलब साहब ये आपको 2 लेना था, ये 3, यानी कुल मिलाकर जो मोल रेशो है x और y का वो है 2/3, ठीक है। अब आप चेक करो, वेट लिया बराबर, तो इस x का वेट लिया सपोज आपने W, और इसका एटॉमिक मास कितना है 36, ठीक है, ये इसका मोल हो गया। इसी तरह से इसका रेशो निकालता हूं, देखो 2/3 आना चाहिए हिसाब से, ठीक है, इसके मोल हो गए, इसको डिवाइड कर देता हूं इसके मोल से, इसका भी वेट ये देखो, और इसका एटॉमिक मास कितना लिया है इन्होंने 24, इसका एटॉमिक मास कितना है 24, ठीक है। ये था मोल रेशो, कितना आना चाहिए मोल रेशो 2:3 आ जाता है यदि, और 2:3 ये आप चेक कर लो इसको, क्या है ये 2:3, इसका मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो x इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, गलत। y इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं, इट इज क्या है आपके पास में स्टोकोमेट्री मिक्सर, नो लिमिटिंग रिएजेंट। और मास ऑफ X2Y3 इज डबल ऑफ द y के डबल नहीं, x के डबल बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब इसका मास निकालोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई है नहीं, तो मोल के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। जैसे आपने अच्छा किसका होगा अब आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका वेट, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, ध्यान रखना। हालांकि इसमें दोनों के बराबर हैं, इसलिए वेट आएगा आपके पास में x से डबल। क्वेश्चन नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट। परमैग्नेट 1 मोल ऑफ परमैग्नेट आयन कैन ऑक्सीडाइज 0.5 मोल ऑफ फेरस आयन इन एसिडिक मीडियम। तो अब आप ध्यान रखो, परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में +2 में बदलता है, और फेरस, फेरस किस में ऑक्सीडाइज होता है, फेरिक में, फेरिक में एक्स फैक्टर इसका 1 है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन है कि साहब इसके कितने मोल थे, 1 मोल ऑफ दिस ऑक्सीडाइज इतना, तो 1 मोल सही है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, करेक्ट आंसर है, 1 मोल 5 को करता है। 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट का 6 को, ठीक उसी तरह से डाइक्रोमेट का लिख के देखो, डाइक्रोमेट का एक्स फैक्टर 6 है, याद करो डी ब्लॉक में, तो वो भी सही आंसर है। तीसरा, 1 मोल ऑफ KI ऑक्सीडाइज 1.6 मोल ऑफ मोल्स ऑफ परमैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम। अब आप ध्यान से देखो, एसिडिक मीडियम में ये तो फिक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी +7, 5 इसका एक्स फैक्टर है एसिडिक मीडियम में, और बदलता है ये Mn+2 में। एसिडिक मीडियम में आयोडाइड आयन कन्वर्ट होता है I2 से, पहले एटम बैलेंस करो और फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो अब आप समझो, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 10 मोल आयोडाइड आयन के लिए कितना चाहिए 2, एक के लिए कितना चाहिए 2/10, यानी 1/5 चाहिए, तो यही गलत है, आपको पता है 1.6 नहीं 1/5, ये इनकरेक्ट है। बाकी 1 मोल ऑफ KI ऑक्सीडाइज 1.6, ये लिख रखा है 0.16 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर एक्स फैक्टर आता है 6। क्वेश्चन नेक्स्ट 35 बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 35 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री से। 9.95 एम्पियर करंट फ्लो 10 मिनट्स, डिपॉजिट 3 ग्राम ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट बताना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो करा दो आप फेराडे का, 3 ग्राम मेटल हुआ, ये क्या पूछा है उसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। आई कितना दे रखा है, देखो आई दे रखा है 9.95, और टी सेकंड को सेकंड में लिखेंगे 10 मिनट। ये लो साहब सॉल्व कर लो, आपके पास में इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, बढ़िया क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, पर्टिकुलरली कंडक्टेंस से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन समझने का। देखो ये लो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है, रजिस्टर्ड व्हेन 2 इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इनटू बीकर कंटेनिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सच एग्जैक्टली हाफ ऑफ देम सबमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्टली आधे डूबे हुए हैं, ये मतलब है, ठीक है। उस समय इसका रेजिस्टेंस कितना लिख रखा है 50 ओम। अब आगे कहता है इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एडिंग द वाटर नेग्लिजिबल कंडक्टेंस, उसकी कोई, यानी कुल मिलाकर जो कंडक्ट आपने सॉल्वेंट डाला ना उसकी कंडक्टेंस आपको लेनी नहीं है, नेग्लेक्ट करनी है, ठीक है। सो दैट जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज, यानी ये अब ये पूरे डूब गए, आप समझ लो पूरे डूब गए, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा न्यू। तो अब आपको पता है, मैं आपको समझा देता हूँ, जो कंडक्टेंस का फॉर्मूला है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, और आप लिखते हो रेजिस्टेंस, इस प्रोपोर्शनल को हटा देते हो तो रेजिस्टिविटी, रो लिखते हैं जिसको, रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन A।
और यदि आपको इसको कंडक्टेंस की टर्म में लिखनी हो तो ये तो हो जाएगा आपके पास में रेजिस्टेंस, ये एल में स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/k को कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, इस रो को क्या बोल सकता हूँ, 1/k इंटू ये L/A, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब समझना, जब आप इसको डाइल्यूट करोगे सॉल्वेंट डाल के जिसके अंदर आयन नहीं है, तो पहले जो आयन थे अब वो डबल उस वॉल्यूम में हो जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाफ हो जाएगी। ये तो कितनी हो जाएगी, जो भी आपके पास में वैल्यू थी उसकी हाफ। और अब आपने क्या किया, लेंथ तो रखी सेम और एरिया हो गया डबल। एरिया क्या होगा, जैसे पहले ए था तो ये 2, तो रेजिस्टेंस उतनी ही बनी रहेगी आपके पास में। क्लियर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी 50, क्योंकि एक चीज आपने आधी कर दी, रेट बढ़ा दिया, एरिया आपने डबल कर दिया, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी तो कंडक्टिविटी वो हाफ हो गई, डाइल्यूशन से कम हो जाती है, याद रखो। एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ द HCl की दे रखी है इतनी, ठीक है। एंथैल्पी फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन HCl की दे रखी है, रेस्पेक्टिवली फाइंड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ ये। अब समझो पहले एंथैल्पी फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन एंथैल्पी, पहले एंथैल्पी फॉर्मेशन को डिफाइन कर दूं। 1 मोल बनाना है, ये तो हो गई था एंथैल्पी फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी समझो आप, एंथैल्पी सॉल्यूशन में एक्सिस में डालते हैं जिससे क्या है कि ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं, ये एंथैल्पी सॉल्यूशन। तो इसकी आपको दे रखी है, बता देता हूँ, ये वैल्यू कितनी गिवन है इस एंथैल्पी सॉल्यूशन की, माइनस की 75.14। किसके बराबर है ये, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HCl। ये वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से दे, अच्छा इसकी तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ली जाती है 0, आपको समझा देता हूं। तो माइनस 75.14 इक्वल्स टू, ये वैल्यू तो है आपके पास में 0, ये आपसे पूछी है एंथैल्पी फॉर्मेशन, ये वैल्यू क्या है आपसे पूछी गई है, किसकी, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ Cl, और ये वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से दे रखी है कितनी, 9 माइनस की माइनस 92.3। इसको इधर ले आओ, प्लस वैसे प्लस हो गई फिर वापस माइनस हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। आपके पास में आंसर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 38, ये भी एक थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है पर्टिकुलरली। देखो 38 को, इसको सोल्व करने का तरीका आपसे आना चाहिए। क्वेश्चन है C+O2 इक्वल्स टू CO2, प्लस लिख रखा है यहाँ पर x किलो जूल। तो जब आप इसको एंथैल्पी में लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है x। दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको CO प्लस हाफ O2, क्या बना रखा है CO2, और प्लस क्या लिखी हुई है यहाँ पर प्लस y, तो प्लस नहीं, इसको भी जब आप एंथैल्पी में लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे y। अब एम है आपका, ये पूछा है हीट फॉर्मेशन ऑफ CO। अब CO की हीट फॉर्मेशन का फॉर्मूला है C प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू CO, ये बानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और उसमें से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो माइनस x और क्या करो माइनस माइनस करो इसको y को, तो क्या आ जाएगा y माइनस x, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन दे रखा है, देखो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, इक्विलिब्रियम बफर सॉल्यूशन आयनिक पीएच वगैरह, ये 11th के उसमें आते हैं, ठीक है। और 12th में ये एक्टिवेट, ये थर्मोडायनेमिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है आपको 17 किलो जूल पर मोल, एंड द हीट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 40। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन B/A। पहले आप समझो ये A/A के बारे में बात समझो आप, जैसे उन्होंने बोल रखा है, समझिए ये A है और ये B है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब समझा देता हूँ कि इतनी हीट बाहर निकली है, ये वैल्यू दे रखी है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो कितनी दे रखी है 17 ये रही, और उसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन वो कितनी दे रखी है 40, माइनस साइन के साथ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे पूछिए रिवर्स रिएक्शन, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, 17 और 40 को ऐड कर लीजिए 57 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 एक ऑर्डर फाइंड करने का क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन 40 को आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। NO प्लस दिस, ठीक है, 900 केल्विन, इसके कुछ डेटा है, ये NO का प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर H2 का, और ये इनिशियल रेट ATM पर मिनट में, ठीक। अब कुछ नहीं है, समझिए आप ध्यान से।
सबसे पहले आप क्या करो, कोई दो एक्सपेरिमेंट देखो जिनमें एक की प्रेशर को रखो कांस्टेंट और दूसरे का वेरी करो। तो मैंने यही ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट में रेट है साहब आपके पास में 0.02 और सेकंड में रेट है 0.005। अच्छा, फर्स्ट में इसकी कंसेंट प्रेशर लिख रखा है 150 और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में प्रेशर लिख रखा है 0.075। इसका ऑर्डर मान लीजिए सपोज क्या था, एल्फा। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर एल्फा, एंड हेंस एल्फा इक्वल टू हो गया 2। तो एनओ का तो ऑर्डर आ गया 2। देख लो एक बार ध्यान से, कुछ नहीं किया। अब फिर वापस आप क्या करना, फिर दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो, इसमें एक का प्रेशर कांस्टेंट रखो और दूसरे में रेट चेंज हो रही हो। तो अब ए के प्रेशर 1 और 3 ले लो, उसमें ए का प्रेशर तो कांस्टेंट है और बी के कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में रेट था आपके पास में 0.02, एक्सपेरिमेंट थर्ड में रेट है 0.01, एक्सपेरिमेंट 2 में प्रेशर है आपके पास में 0.4, ठीक है, इसका H2 का, और थर्ड में प्रेशर है कितना 0.2, इसकी पावर मान लीजिए आप बीटा। तो ये कुछ नहीं साहब, ये हो गया 2 इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा एंड S1। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, थर्ड। लो जी साहब, खत्म। क्वेश्चन नंबर 41, बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 बार दे दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कि 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होते हैं 32 मिनट में, 99.9% कंप्लीट होने के लिए टाइम बताना है। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, KT LN, ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये टाइम टी पर। पहले मैं 99 के लिए लिख देता हूँ। 99 का मतलब है LN, ये सपोज आपके पास में 100 था, ये बचेगा 1, तो ये LN 100 ही हो गया। LN 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 LN 10, समझ गए ऐसे। अब 99% के लिए लिख देते हैं, KT कितना टी लिखे यहाँ पर 99.9%। तो 99 का मतलब पहले था सपोज 100 और बचा कितना अब आपके पास में 0.1, तो ये हो गया 10 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 LN 10। ये 2 LN 10 था, ये 3। तो आपके पास में दो इक्वेशन बन गई, 99% अपॉन के तो कैंसिल हो जाएगा, 99.9% इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3, 10 को कैंसिल कर देना। ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 32, तो ये आ जाएगी आपको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो, 45 या जो भी है ना आपके पास 48 मिनट आ जाएगी, ठीक है, 48 मिनट आ जाएगी, चेक कर लेना आप। ये क्वेश्चन था आपके पास में 41। क्वेश्चन नंबर 42 समझाता हूँ, देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दे रखा है सिल्वर का। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समझते हो ना, जेड। तो सेकंड फर्स्ट लॉ है जो उसका फेराडे का, वो कहता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इस कांस्टेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वही दे रखा है, ठीक है। 0.5 एम्पियर का करंट पास किया एक्वस सॉल्यूशन में 20 सेकंड 200 सेकंड तक, बताओ कितना डिपॉजिट हुआ, रख दो सब बात में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है 0.00118, और ये क्या है I/T। आई कितना दे रखा, कितना एम्पियर 0.5 एम्पियर। लो जी साहब, ये 0.5 एम्पियर कितने सेकंड तक, 200 सेकंड तक डायरेक्ट ही दे रखा है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 2 आपका, चेक कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट, predict the action of chlorine on ethene with aqueous solution of KBr। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे गलती हो जाती है, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी समझिए। ये इथाइलिन हो गई, इस पर क्लोरीन की रिएक्शन करानी है, आप समझना किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन है KBr का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो होता है एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं क्लोरीन के पास, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीन। ये पाई बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज होगा, इसको देगा, और ये न्यूक्लियोफाइल। कुल मिलाकर सबसे पहले एक क्या करोगे आप, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे जिसके अंदर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब सेकेंड स्टेप में जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो अटैक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल एक तो क्लोराइड रहा, ये रहा, एक आपके पास में ब्रोमाइड रहा, KBr थे, और एक आपके पास में वाटर न्यूक्लियोफाइल रहा। इसलिए प्रोडक्ट दोनों Cl भी हो सकते हैं, एक Br एक Cl भी हो सकता है, एक OH और एक Cl भी हो सकता है। आंसर क्या लिखेंगे 3, चेक कर लेना। फिर है साइक्लोहेक्सीन, उसको रिएक्शन कराइए कोल्ड KMnO4 यानी बियर्स रिएजेंट से। तो आपको पता है सिन एडिशन होता है, जो बियर्स रिएजेंट कैसे एडिशन करता है, सिन एडिशन और हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ये आपके पास में ये साइक्लोपेंटीन, बियर्स रिएजेंट से क्या एडिशन कराओगे, सिन एडिशन। तो दोनों OH सेम साइड में आएंगे, ठीक है, सिस बनेगी। तो सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइऑल थर्ड, विच डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको ध्यान होना चाहिए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कर देती है, क्योंकि एक तो मैं बोल देता हूं ऐसे 1,2 डाइमिथाइल है, ये लिख दिया मैंने सिस 1,2 डाइमिथाइल। अभी मैं इसको ट्रांस बना देता हूँ, लो साहब बन जाएगी
दूसरा 2 पेंटीन, ये भी शो करेगी 2 पेंटीन। देखो ये इस डबल बॉन्ड को पकड़ो तो इस पर एक तरफ लगा हुआ है CH3 और एक तरफ है H, इसी तरह से एक H है, यहाँ पर इथाइल ए बना दिया मैंने, इसका कौन सा ट्रांस। अब इसको सिस बना लेता हूँ, ऊपर तोड़ के लिख दो। ठीक है, ये भी शो करती है। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये नहीं करेगी क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पर है, तो दोनों एक पोजीशन पर जब रहेंगे तो आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे लिख रखा 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो एक पर ही दोनों तो कैसे बने। तो अब आपको पता है टेट्राहेड्रल में इसको यदि ट्रांस बोलोगे तो ये सिस या ये सिस, ट्रांस एक ही जैसी है, ये शो नहीं करेगी। दूसरा है एसिटाइलडोक्सिम, ये भी करेगा। एसिटाइलडोक्सिम समझते हो ना, एसिटाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराना हाइड्रोक्सिल अमाइन से तो ये वाटर बाहर निकल जाता है और ये बनता है एसिटाइलडोक्सिम। इस ये भी शो करेगा क्योंकि इसकी भी मैं दो लिख सकता हूं। देखो एन, एक बार तो लिख देता हूं एंटी एसिटाइलडोक्सिम और एक बार क्या लिख सकता हूं सिन एसिटाइलडोक्सिम। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, थर्ड, शो नहीं करेगा। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था, कंप्लीट पेपर 14 डाल दिया है मैंने नीट के लिए। अगली क्लास में और बात करते हैं, इनको करते रहा करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।